नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं महेश पाल आपका स्वागत करता हूं फिटनेस मीडिया पर। आज की वीडियो जो रहेगी वो किसी वर्कआउट सेशन पर नहीं, वो जो कि प्रेजेंट में जो पेंडेमिक सिचुएशंस चल रही हैं इसके ऊपर है। मैं कोरोना वायरस और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में आपको क्लियरिटी देना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले एक दो चीज़ें समझिए, जैसे वायरस क्या होता है। सबसे पहले आप वायरस के बारे में समझिए। वायरस एक्चुअल में क्या है, इस तरीके के कुछ कंपोनेंट्स रहे जो कि कनेक्टिंग लिंक होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। वायरस इज नॉट कंप्लीटली लिविंग और नॉट कंप्लीटली नॉन लिविंग। ये क्या है, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर में है तब तो वो लिविंग की तरह काम करेंगे, और अगर बाहर किसी ऑब्जेक्ट में है तो वो नॉन लिविंग बने रहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज निकल करके आती है इसमें कोरोना वायरस। अब जरा समझिए कोरोना वायरस क्या होता है। कोरोना वायरसेस एक्चुअल में वायरसेस की पूरी फैमिली है। इसमें कोई एक वायरस नहीं रहता है, इसमें कई सारे वायरसेस हैं। और इस वायरस की फैमिली ने, ऐसा नहीं है ये फर्स्ट टाइम इस तरीके की डिजीज कॉज की है, इससे पहले भी कई बार इस वायरस के फैमिली के जो अलग अलग स्ट्रेन्स हैं अपना इम्पैक्ट दिखा चुके हैं। मैं उन्हीं कुछ स्ट्रेन्स के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे थोड़ा सा समझिए कि एक बीमारी हुई थी सार्स ड्यू टू कोविड इन 2002, है ना। सार्स क्या था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी कोरोना वायरस का एक क्या था, फैमिली का एक स्ट्रेन था, एक वायरस था जिसने इसको बीमारी को कॉज किया था। ये बीमारी लगभग 2 साल 2002 से लेकर के 2004 तक में पूरी तरीके से इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिला था, लेकिन 2004 के बाद में इसके फर्दर नए केसेस नहीं आ पाए थे। और इसी के साथ साथ में इसी फैमिली का जो दूसरा वायरस रहा था वो आया था मियर्स। मियर्स जो आया था, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इट वाज कॉज्ड इन 2012 और 2012 टू 2013 और लास्ट। एंड देन उसके बाद में इसके भी फर्दर केसेस नहीं निकल करके आए। और इसी तरीके से क्या है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में नया स्ट्रेन आया कोविड-19। वैसे तो ये क्या है, नोवल कोरोना वायरस है। नोवल माने कि ये नया वायरस है, लेकिन ये क्या है, पुराने इसी फैमिली का एक स्ट्रेन है ना। समझिए इसे। अभी क्या है, देखने वाली चीज यहाँ पर क्या होती है कि 2002 से 2004 तक रहा, उसके बाद में नए केसेस नहीं निकले। इसी तरीके से 2013 के बाद में इसके नए केसेस नहीं निकले। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वायरस खत्म हो गया? जी नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वायरस खत्म हो गया। वायरस अभी भी सराउंडिंग में है, लेकिन वायरस अब क्या है, ह्यूमंस को अपना मतलब असर नहीं दिखा पा रहा है। ह्यूमंस ने क्या हुआ कि ह्यूमंस के अंदर में इनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, है ना। सिमिलरली कोविड-19 विच वाज स्टार्टेड इन 2019, कोरोना वायरस का जो था, कोरोना वायरस फर्स्टली इट वाज डिटेक्टेड इन द वुहान सिटी ऑफ चाइना। वुहान शहर में, चाइना के में इसका फर्स्ट स्ट्रेन मिला था, जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में निमोनिया जैसे लक्षण लोगों को देखने के लिए मिले थे। एंड देन इनिशियली तो ये क्या थी, ये डिजीज पेंडेमिक थी। एंड देन उसके इनिशियली ये डिजीज एपिडेमिक थी एंड देन फर्दर ये क्या हुआ, पेंडेमिक हुई। मैंने यहाँ पर दो टर्म्स यूज किए हैं, एक है एपिडेमिक और दूसरा है पेंडेमिक। एपिडेमिक डिजीजेज वो होती हैं जो कि क्या हो, छोटे स्तर पर फैली हो, जिनका एक्सटेंट बहुत ज़्यादा ना हुआ हो। जैसे मान के चलो कि एक शहर तक में हुआ, एक गांव में हुआ, एक जिले में, या फिर एक स्टेट में, है ना। या फिर ये कह लो कि एक कंट्री के पूरी बाउंड्रीज के विद इन रहा, तो वो डिजीज क्या कहलाती है, एपिडेमिक रहती है, मतलब शॉर्ट एक्सटेंट रहता है। और अगर कोई बीमारी ग्लोबल लेवल पर फैले, मतलब क्या हो कि अपने कोई भी वायरस हुआ, अपनी चपेट में दुनिया के काफी सारे शहरों को, काफी सारे देशों को अगर इंक्लूड कर ले, तो वो बीमारी हो जाती है पेंडेमिक। मींस आप ये समझ सकते हैं कि ये शॉर्ट एक्सटेंट तक होती है और ये क्या रहती है, ग्लोबली हुई, है ना। इसी तरीके से ये जो कोरोना की जो बीमारी रही थी, कोरोना का जो स्ट्रेन रहा था, ये पहले एपिडेमिक थी, फर्दर इसको पेंडेमिक घोषित किया डब्ल्यूएचओ ने मार्च 2020 में, है ना। अच्छा, अभी जरा एक दो चीजें और समझिए। ये तो रही कि कोरोना वायरस से रिगार्डिंग चीजें या कोरोना वायरस फैमिली की चीजें। ये इसी तरीके से क्या हुआ कि कुछ और वायरसेस और पहले आए थे, उनका भी इम्पैक्ट इसी तरीके से रहा था। मैं उन वायरसेस के बारे में आपको एक दो जानकारी देना चाहता हूँ। इसी तरीके से कुछ और पेंडेमिक डिजीजेज आज से पहले भी
देखी गई हैं। मैं कुछ एक का आपको नाम बताता हूँ। जैसे कि शुरुआत करते हैं स्पेनिश फ्लू से, है ना। सिस्टम स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू क्या था? बेसिकली इन्फ्लुएंजा का एक स्ट्रेन रहा था। ये स्पेन में स्टार्ट नहीं हुआ था, सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए। लेकिन इसका नाम स्पेनिश फ्लू क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो स्टार्ट हुआ था, ये 1918 में स्टार्ट हुआ था। 1918 मतलब कि इस टाइम पर वर्ल्ड वार फर्स्ट का टाइम चल रहा था। तो बाकी की जो कंट्रीज थी, उन्होंने इस इन्फ्लुएंजा वायरस के न्यूज़ को कंट्रोल रखने के लिए अपनी मीडिया को पूरी तरीके से मना कर दिया था। बट उस टाइम पर स्पेन पूरी तरीके से क्या था, फ्री था। तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि ग्लोबली फैल रहा था, इसकी सबसे पहले रिपोर्ट किसने दी थी? स्पेन ने दी थी। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? स्पेनिश फ्लू नाम दिया गया, है ना। 1918 से 1920 तक में इसकी पूरी 4 वेव्स निकल करके आई, और 4 वेव्स ने दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। ठीक है। मैं ये सारी की सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कोरोना वायरस में भी यही सारी चीजें हो रही हैं, तो इससे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे वायरसेस पहले भी आए हैं, और इनसे बचने का क्या तरीका है वो मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगा। नाउ देखिए, स्पेनिश फ्लू के बाद में इसी सेम वायरस का जो दूसरा स्ट्रेन निकल करके आया, जो म्यूटेट होकर के आया, वो रहा रशियन फ्लू। रशियन फ्लू के बाद में यही चीजें क्या हुआ, एक्सटेंट आगे जो थोड़ा सा मॉडिफाई होकर के म्यूटेट होकर के आए, जैसे कि स्वाइन फ्लू, जैसे कि आपका बर्ड फ्लू। सिमिलरली जो अभी पीछे की जो डिजीज बताई, सार्स, मियर्स, कोविड, इनमें और इनमें, है ना, फ्लू वाले लक्षण रहते हैं। ये मोस्ट कॉमन चीज है कि फ्लू वाली चीजें रहती हैं और फ्लू वाले लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। ये बड़ी सी कॉमन चीज है इसमें। अब जरा समझिए, ये तो रही डिजीज के बारे में। अब थोड़ा सा समझिए कि ये डिजीज है, तो डिजीज के स्प्रेड को आपको कैसे रोकना है, आपको इससे प्रोटेक्शन किस तरीके से करनी है ना। बात आती है अभी प्रोटेक्शन की। तो जरा समझिए इस चीज को कि गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी सारी मुहिम चलाई जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि आपको मास्क यूज करना है, आपको क्या करना है, आपको ग्लव्स यूज करने हैं, आपको सैनिटाइजर यूज करना है। तो इन सारी चीजों का थोड़ा सा मतलब समझिए, बेसिक बेसिक सी चीजें हैं इसमें। देखिए कि जैसे आपको मास्क यूज करना है, मास्क आपको क्यों यूज करना है? क्योंकि ये क्या है, ये है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, है ना। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर आपको इन्फेक्शन लगेगा, तो वो किसके थ्रू लगेगा? कि हाँ जी, उसके बॉडी से जो ड्रॉपलेट्स, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स रिलीज हुए, अगर आप उनके कांटेक्ट में डायरेक्टली आते हैं तो बेसिकली मास्क आपको पूरे तरीके से वायरस से तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, ड्रॉपलेट्स को डायरेक्टली इनहेल करने से आपको बचा सकता है। दूसरी चीज ग्लव्स और सैनिटाइजर का ये रहा कि ड्यू टू यूज ऑफ एल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर, आपके जो हाथ होते हैं, हाथ आपके स्टेराइल हो जाते हैं। मीन्स किसी भी तरीके का जो वायरस होता है, वायरस का इन्फेक्शन आपके हाथों पे नहीं रहता है। इंस्टेड आपने क्या किया, जैसे डोर हैंडल्स है या कीबोर्ड्स है, डोर हैंडल्स हुआ, किसी भी तरीके का गेट वगैरह हुआ, आप उसको ओपन करने के लिए डायरेक्टली अपने बेयर हैंड का नहीं, आप जैसे अपनी एल्बोज का, अपने शूज का, अपनी नीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फर्दर दूसरे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। दूसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि आपको इससे किस तरीके से बचाव करना है। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ गिनती के 2 मेथड हैं जो कि आपको इससे बचा सकते हैं। ये सारे के सारे टेम्परेरी मेथड हैं, है ना। टेम्परेरी मेथड से आप कभी भी परमानेंट क्योर नहीं कर सकते हैं। टेम्परेरी और परमानेंट मेथड में कौन कौन सी चीजें आती हैं? कि या तो आपको इन्फेक्शन हो जाए, या आपको क्या लगे, इंजेक्शन लगे, मींस आपको वैक्सीन लगे। सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही मेथड हैं जो कि आपको कोरोना वायरस से परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। जरा दोनों चीजों को समझते हैं किस तरीके से। इन्फेक्शन का समझिए, इन्फेक्शन मतलब कि आपके बॉडी में कोरोना वायरस एंटर करे और आपकी बॉडी में क्या करे, डिजीज कॉज कर दे, ठीक है ना। और दूसरा वैक्सीन का मतलब क्या हुआ कि आपकी बॉडी में उसी वायरस की एटेन्यूएटेड या वीकेंड फॉर्म को एंटर कराया जाए, जिससे आपकी बॉडी में क्या हो जाए, फर्दर एंटीबॉडीज बने। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं दोनों चीजों को, जरा समझिएगा। कि मान के चलते हैं कि मुझे आपको एक चीज सिखानी है कि शेर से कैसे लड़ा जाए, है ना। एग्जांपल लेते हैं। तो क्या हुआ कि मेरे पास में 2 टेक्निक हैं कि या तो मैं क्या करूं, आपके सामने मिट्टी का शेर खड़ा कर दूं कि हाँ जी, इसके साथ में आप करके एक्टिविटीज और आप एक आर्ट सीख लीजिए, या फिर दूसरी चीज मैं क्या करूं कि आपको उठा करके शेर के सामने डाल दूं। अभी दूसरी वाली जो चीज है वो लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि उसमें जान जाने का खतरा है, शेर आपसे ज्यादा ताकतवर है और वो आपको खत्म भी कर सकता है। सिमिलरली जो दूसरा वाला केस है वो है ये वाला इन्फेक्शन वाला, कि आपकी बॉडी को अगर एक बार इन्फेक्शन हुआ तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगे। एंटीबॉडीज बेसिकली उस एंटीजन के अगेंस्ट में काम करेंगी, है ना। तो इन्फेक्शन होने पर आपकी बॉडी के अंदर में एंटीबॉडीज बनेंगी, ठीक। ये लाइफ थ्रेटनिंग है ना। कि हो सकता है
आप इसमें अपनी जान गंवा बैठे। अगर इम्यूनिटी आपकी वीक है तो क्या हो जाएगा, वायरस जीत जाएगा एंड उसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर के साथ में ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। दूसरा क्या हुआ कि अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो वैक्सीन में वायरस तो आपकी बॉडी के अंदर में जाएगा, बट वायरस क्या है, अपना इम्पैक्ट नहीं दिखा पाएगा, अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, जिसकी वजह से उसके एंटीजन को रीड करके हमारी बॉडी के अंदर में एंटीबॉडीज तैयार हो सकते हैं और आपको फ्यूचर फर्दर किसी भी तरीके का अगर इन्फेक्शन होता है तो आपको उससे बचा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये दो चीजें रहीं। आप थोड़ा सा वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में समझिए कि इसके बारे में जरूरी चीजें क्या हैं, है ना। आप जरा एक चीज समझिए कि WHO की तरफ से इस तरीके की पेंडेमिक ग्लोबली अफेक्टेड डिजीजेस से लड़ने के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, दैट इज हर्ड इम्यूनिटी, है ना। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब समझिए। हर्ड इम्यूनिटी मतलब ऐसे हुआ कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। जरा समझिए इस चीज को। जैसे इनिशियली मान के चलते हैं कोई ये एक पर्सन है ना, और ये इन्फेक्टेड पर्सन है। जब वायरस नया नया आया है, उसका जो स्ट्रेन है वो किसी की बॉडी में नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो सबके लिए नया है। अब ये पर्सन जिसके कांटेक्ट में आएगा उसको क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा एंड फर्दर ये जो किसी के कांटेक्ट में आएंगे ये आगे वालों को अपना इन्फेक्शन कॉज करेंगे, है ना। ये सारी की सारी जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं वायरस से क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब इस इन्फेक्शन के बाद में जरा समझिए कि ये वाले मान लेते हैं ये वाले खत्म हो गए, ठीक है ना, इधर नहीं इस तरफ मानिए कि ये वाले क्या हुआ, ये वाले खत्म हो गए। जो खत्म हो गए वो आगे नहीं चल पाएंगे, लेकिन जो बच गए इन्फेक्शन के बाद में, जो लोग बच गए उनको क्या हुआ कि उनके बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई, है ना। जरा समझिए। अब ये एंटीबॉडीज वाले जो पर्सन होंगे, जैसे मान लेते हैं कि इनके अंदर में क्या हुआ था, एंटीबॉडीज बन गई, है ना। ये जो ब्लू वाले मैंने दिखाए हैं। अब ये जो ब्लू वाले पर्सन है, राइट, इस तरीके से समझना कि अब ये जो ब्लू वाले रहेंगे, अगर इनको क्या हुआ, फर्दर इन्फेक्शन हुआ, तो ये आगे इन्फेक्शन कॉज नहीं करेंगे किसी को भी, है ना। क्यों? क्योंकि इनके बॉडी के अंदर में तो क्या हुआ, इम्यूनिटी बन चुकी है ना। अब क्या होगा, बीमारी उनको होगी जिनको पहले इन्फेक्शन नहीं हुआ था, और अब ये किसी एक्सटेंट तक में बीमारी को फैलाएंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आपको चेन ब्रेक करनी है। आपको क्या करना है, इन्फेक्शन की चेन ब्रेक करनी है। इन्फेक्शन की चेन ब्रेक किस तरीके से हो सकती है कि अगर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को या तो इन्फेक्शन हो जाए या मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीन मिल जाए, है ना। दोनों ही तरीके से उनके बॉडी के अंदर में क्या होगा, एंटीबॉडीज बनेंगी, और एंटीबॉडीज कहीं ना कहीं उनको इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हेल्प करेंगी, है ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि ये ग्लोबल लेवल की बीमारी है तो सही, पर इससे क्या है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी सारी चीजें हमने डाटा से स्टडी किया है वो ये है कि इस तरीके की बीमारियां पहले भी आई हैं, है ना। और इन बीमारियों से आराम से क्या है कि खुद को बचाया जा सकता है। बस कुछ जनरल मेजर्स को फॉलो करिए और क्या कीजिए कि अपना और प्रोटेक्शन अपनी सोसाइटी के आसपास में चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये थी आज की बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। और एक चीज और, आप लोगों को अगर इस वीडियो में कुछ भी काम का, अगर 1% भी चीजें ऐसी लगी हो जो आपके काम आ सकती हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप इसको अपने बाकी के फैमिली मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें। तो किसी भी चीज़ की साइंटिफिक नॉलेज और सही जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी तरफ से आप लोगों को सारी सही इन्फॉर्मेशन दूं। तो तब तक आप मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काफ़ी सारी और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी एंड नेगेटिव पीपल्स। ओके, थैंक यू।